बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। अच्छा जी, ये आपके जो पांचों चैप्टर हैं कंप्यूटर के, उसके जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो बताने लगा हूँ आपको, साथ समझाऊंगा भी। तो ये एक किस्म की आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन जब समझाता हूँ तो ज़ाहिर है उर्दू में भी आपको ये समझ आ जाएगी। तो उर्दू मीडियम वाले भी समझ लें कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं, और साथ में एक्सप्लेन भी करूँगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, तो याद करने में आसानी हो जाएगी और कुछ याद भी हो जाएगा साथ ही। तो देखें, चैप्टर 1 जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें देखें ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि ये होती क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ प्रोसेस, ये एक तरीका है ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, कि किसी प्रॉब्लम को, किसी मसले को सामने लेके आना, एंड फाइंडिंग इट्स बेस्ट सोल्यूशन, और इसका जो है बेहतरीन हल दरियाफ्त करना। ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ थिंकिंग प्रोसेस। यहाँ तक भी ओके है, ठीक है। ये आपका सवाल हो जाएगा। फिर ये नंबर 4 है, राइट द नेम्स ऑफ स्टेप्स, कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप जो स्टेप करते हैं उन स्टेप्स के नाम आपने लिखने हैं। तो नाम क्या है, वही एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, प्लानिंग द सोल्यूशन। ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसको याद किया हुआ है। कैंडिडेट सोल्यूशन एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, जो दो इसके वो 5 स्टेप्स हैं वो आपने याद कर लेने हैं, और ज़ाहिर है आपके लॉन्ग सवाल में भी इसने हेल्प करनी है। सो व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू डिफाइन अ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना क्यों ज़रूरी है। अ प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व इफ़ इट इज़ नॉट डिफाइंड करेक्टली, क्योंकि सबसे पहला स्टेप ही यही होता है कि आप मसले को दरियाफ्त तो करें ना कि है क्या। तो प्रॉब्लम को डिफाइन करना सही तरह से, ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है। क्योंकि जैसे वही बात है कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले तशखीस अगर सही कर लेता है तो आगे से उसका वो क्या कहते हैं, इलाज करना आसान हो जाता है। तो यही बात है कि प्रॉब्लम को सही डिफाइन कर लेना ये मेन चीज़ होती है, ठीक है। और इससे ज़ाहिर है आप सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये इसका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 8 आपको नज़र आ रहा है कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम एनालिसिस। एनालिसिस क्या है? प्रॉब्लम एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द गिवन प्रॉब्लम, कि आपने प्रॉब्लम डिफाइन कर ली है ना, मसले को डिफाइन कर लिया है, तो अब आपने क्या करना है कि उसको समझना है कि वो है क्या। ठीक है, उसको समझना का जो प्रोसेस है ना, उसी को हम प्रॉब्लम एनालिसिस कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम बिफोर ट्राइंग टू सॉल्व इट। हल करने से पहले उसको समझ लेना ज़ाहिर है कि ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 1.5 लाइन जो है ये इनफ होती है, 2 नंबर का तो आंसर देना है। फिर ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, लिस्ट 5 W's टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। तो वो जो 5 W's हैं कि व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन और वेयर, ये बड़ा अहम है, इसको ज़रूर करिएगा। छोटा और बड़ा मज़े का सवाल है। स्टेट डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू प्लान द सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन निकालने की जो कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, तरीके हैं, उनके नाम आप बताएं। तो वो क्या है? डिवाइड एंड कॉन्कर है, गेस है, चेक एंड इम्प्रूव है, और एक्ट इट आउट है। तो ये डिफरेंट ज़ाहिर है तरीके हैं, तो ये आपने याद कर लेने हैं। फिर ये जो 13 वाला है कि कैंडिड सोल्यूशन क्या होता है। अच्छा सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। द वर्ड कैंडिड मीन्स समथिंग अनप्लैन्ड, यानी कैंडिड का मतलब ये कि एक ऐसी चीज़ जिसको आपने प्लान नहीं किया हुआ, ठीक है, जिसके लिए आपने मनसूबाबंदी नहीं की, ठीक है, पूरा प्लान करके नहीं आप उसको हल कर रहे। द कैंडिड सोल्यूशन इज टिपिकली फाउंड यूजिंग गेस विदाउट डिटेलिंग प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है, कि प्लान किए बगैर ही आपने गेस करके उसका एक आंसर निकाल लेना है। तो ये क्या है? कैंडिड सोल्यूशन। फ्लो चार्ट बहुत ही अहम चीज़ है, क्योंकि फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम, ये डेफिनेशन है बहुत अहम है इसकी। फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, कि सोल्यूशन आपने क्या बनाना है जो, तो उसकी ग्राफिकल सोल्यूशन है, ग्राफिकली आपने दिखाना है भाई ऐसे ऐसे हो सकता है। तो उसके स्टेप्स जो है आपने डायग्राम बना के जो शो कराने होते हैं। फिर इसके बाद ये 17 वाला है, राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के फ़ायदे बताने हैं। फ्लो चार्ट इज़ ईजी टू ड्रॉ, आसान होता है बनाना उसको। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सोल्यूशन ईजिली, सोल्यूशन जो है आपको ईजिली उसका नज़र आ रहा होता है। इट क्लियरली शोज द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर, कि एक स्टेप से अगले स्टेप में कहाँ जाना है, उससे अगले स्टेप में कहाँ जाना है, तो वो स्टेप्स क्लियर हो रहे होते हैं। फिर ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है, विच सिंबल इज यूज टू शो प्रोसेसिंग इन फ्लो चार्ट, कि प्रोसेसिंग को शो कराना हो तो कौन सा सिंबल यूज करते हैं। तो ये सिंबल्स आपने सारे याद करने हैं। तो ये क्या है प्रोसेसिंग के लिए? रेक्टेंगल वाला सिंबल। तो एक लाइन उसकी लिख दें कि भाई रेक्टेंगल सिंबल इसमें इस्तेमाल होता है। विच सिंबल इज यूज टू स्टार्ट एंड एंड द फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट शुरू करने और फ्लो चार्ट एंड करने में कौन सा सिंबल हम यूज़ करते हैं? ये ओवल वाला। तो ये सिंबल्स बहुत बहुत अहम है, इनको ज़रूर करना है, ये पेपर में मस्ट आते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सॉरी ये वाला 23 वाला नहीं है, 24 वाला, एल्गोरिदम को डिफाइन करना। एन एल्गोरिदम इज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम,
कि हमने किसी मसले के हल के लिए ना मुख्तलिफ स्टेप बना लिए, भाई पहले मैं ये करूँगा, उसके बाद ये वाला काम करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये सारा हल हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्टेप्स बना, और ये फाइनाइट होने चाहिए, ये नहीं कि अनफाइनाइट बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो एक मुनासिब मिकदार में कुछ स्टेप बना लिए जाते हैं। ज़ाहिर है किसी भी मुश्किल काम को करने के लिए अगर आप थोड़ा थोड़ा करके कर लें तो वो पूरा हो जाता है। तो ये वही काम है, एल्गोरिदम का मतलब ही यही है कि किसी बड़े काम के छोटे छोटे पार्ट्स बना लेना। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम हो जाता है। फिर इसमें जो इम्पॉर्टेंट है ये वाला है 28 वाला, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इनपुट इन द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम, कि जो एल्गोरिदम की एफिशिएंसी है तो उसमें इनपुट का काम क्या है। द रोल ऑफ इनपुट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द एफिशिएंसी, इंपॉर्टेंट है। ओके, एन एफिशिएंट एल्गोरिदम मस्ट क्लियरली डिफाइन द रिक्वायर्ड इनपुट, यानी कि एक अच्छा जो एल्गोरिदम है उसमें क्लियरली पता होना चाहिए भाई कौन सी इनपुट हम यूज़ कर रहे हैं जिससे हम मसले का हल दरियाफ्त करेंगे। और ये टेस्ट डाटा की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। द टेस्ट डाटा इज यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन एल्गोरिदम, कि जो आपने एल्गोरिदम बनाया है वो सही है कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट डाटा को यूज़ करते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेस्ट द आउटपुट। तो एक लाइन और इसकी यहाँ तक प्रॉब्लम तक जो है ना, यहाँ तक आप इसको लिख लें तो ये ओके है। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट वाला कि व्हाट इज़ बाउंड्री टेस्ट डाटा। बाउंड्री टेस्ट डाटा क्या है? द स्मॉलेस्ट और द लार्जेस्ट डाटा वैल्यूज़। ज़ाहिर है बाउंड्री है ना, तो बाउंड्री का मतलब ही ये है कि ये जो दीवारें हैं बाहर वाली, उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें होंगी। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ी सबसे छोटी वैल्यू डाटा की, मालूमात की। ठीक है, फ्रॉम द रेंज ऑफ वैलिड टेस्ट डाटा, जिनमें से ज़ाहिर वैल्यूज हम ले रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री टेस्ट डाटा। तो ये यहाँ तक आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। चैप्टर 2 पे आ जाए। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये सवाल बनता है, व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या चीज़ है? तो जाहिर है कि ये हमारा वही है जो मैथ के अंदर भी हम इनको यूज़ करते हैं। अ सेट ऑफ वैल्यूज यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वान्टिटीज़ इज नोन एज नंबर सिस्टम। कोई भी एक नंबर सिस्टम है तो उसमें कुछ नंबर्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो वो इसीलिए हम लिख रहे हैं सेट ऑफ वैल्यूज यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज। और जाहिर है किसी चीज़ को 2 का मतलब कोई दो चीज़ें को शो करा रहा है, 5 का मतलब कोई 5 चीज़ें, तो डिफरेंट क्वांटिटीज को शो कराता है। नंबर 2 क्वेश्चन है, व्हाट इज मशीन लैंग्वेज। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरोस, क्योंकि जो कंप्यूटर है उसने 1 और 0 की ज़ुबान में समझना होता है, तो उस 1 और 0 की जो ज़ुबान है उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। फिर ये जो नंबर 5 वाला है, लिस्ट 3 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो ज़ाहिर 3 तरह के नंबर सिस्टम हम यहाँ पढ़ रहे होते हैं। एक बाइनरी सिस्टम है, एक हेक्साडेसिमल है और एक डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल, तो ये तीन नाम हमने याद कर लेने हैं। नंबर 7 वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ बाइनरी। अब बाइनरी को अलग से डिफाइन करना, तो बाइनरी वही है, एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें जीरोज और वंस आते हैं और उसकी बेस जो है वो 2 होती है, उसकी असास 2 है। तो बस ये है, बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट 0 एंड 1 एंड इट्स बेस इज 2। ठीक है ना, इस तरह से करके तो 1-2 लाइन इसकी लिख दें। और फिर हेक्साडेसिमल को भी एक्सप्लेन करना है, तो हेक्सा में टोटल 16 डिजिट होते हैं। ठीक है, और वो 0 से लेकर 9 तक जाता है और फिर ए से लेकर एफ तक जो है वो अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हैं, और इसकी जो बेस है वो 16 है, असास 16 है। तो ऐसे करके लिख दें इसको। फिर ये क्वेश्चन नंबर 10 वाला इंपॉर्टेंट है, वोलाटाइल मेमोरी किसे कहते हैं। सो वोलाटाइल मेमोरी इज अ डिवाइस, एक चीज़ है दैट कैन स्टोर डाटा, मालूमात स्टोर कर सकती है एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई इज कनेक्टेड। ये असल बात है कि जब तक पीछे से पावर आ रही है, बिजली कनेक्टेड है, तो तब तक उसके अंदर चीज़ें स्टोर हो सकती हैं। ठीक है, और ये वही है रैम, कंप्यूटर की जो रैम होती है, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये रैम पे बन रहा है जब तक मैं इसको सेव नहीं कर लेता। ठीक है, लेकिन पीछे से बिजली ऑफ हुई तो ये मेरी वीडियो भी ख़राब हो जानी है। तो ये इसको हम कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, कि जो सिर्फ बिजली आने तक जो है वो चल रही होती है, और ये रैम उसकी एग्जांपल है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और फिर नॉन वोलाटाइल, ज़ाहिर है जिसको हम हार्ड ड्राइव कहते हैं, फ्लैश ड्राइव, जिसमें प्रॉपर चीज़ स्टोर हो जाती है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स डाटा इवन इफ द पावर सप्लाई, ये देखना वही सारा सेंटेंस है, लेकिन इवन इफ द पावर सप्लाई इज नॉट कनेक्टेड टू इट, तो उसमें स्टोर रहती है। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट, और दोनों में फ़र्क भी वो पूछ सकता है, रैम और रोम में फ़र्क क्या है, क्योंकि ये रोम होती है ये वाली नॉन वोलाटाइल। फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ ASC11 जो भी है ये क्या चीज़ है। तो कहता है ये A स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये आपने एब्रीविएशन इसकी याद करनी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है जी, तो इट इज़ अ स्टैंडर्ड यूज फॉर रिप्रेजेंटेशन डाटा इन द कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी के लिए इसको स्टैंडर्ड समझा जाता है। फिर नंबर 15 वाला भी अच्छा है सवाल, राइट ASC कोड फॉर एनी 3 कैरेक्टर्स।
किसी 3 चीज़ों के कोड बताएं। तो कहता है 1 के लिए हम 49 लिखते हैं, प्लस के लिए 43 लिखते हैं, और ये जो एट द रेट ऑफ है उसके लिए 64 लिखते हैं। तो कोई से 3 कहता है याद रख लें और वो आप पेपर में बता दें। फिर ये बूलियन अलजबरा क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बूलियन अलजबरा किसे कहते हैं? मैथ में अलजबरा पढ़ते हैं ना, तो यहाँ बूलियन साथ लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। सो कहता है ये अलजबरा है लॉजिक का, इफ़ एंड देन, अगर ऐसा हो तो ये होगा तो वो होगा, ठीक है ना। तो ये लॉजिक है, ठीक है, उसका अलजबरा है। इट यूज़ बाइनरी वैल्यूज़, वही 0 और 1 को यूज़ करता है। सो इट इज़ आल्सो नोन एज बाइनरी अलजबरा। तो ये भी यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं। 20 वाला, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रुथ वैल्यू? ट्रुथ वैल्यू किसे कहते हैं? द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ट्रू और फॉल्स दैट कैन बी गिवन, ठीक है, कि ट्रू और फॉल्स की जो वैल्यूज़ हैं, किसी को ट्रू कह सकते हैं, किसी को फॉल्स कह सकते हैं। किसी भी बूलियन प्रपोजिशन में, बूलियन का जो एक सेंटेंस होता है ना, तो उस सेंटेंस को हम ट्रू कह लें या फॉल्स कह लें, तो ये क्या है, हमारी ट्रूथ वैल्यू बन जाती है। फिर ये 2 सवाल काफ़ी अहम हैं कि एंड ऑपरेटर के क्या है और उसके इस्तेमाल क्या हैं, और आर ऑपरेटर क्या है और उसके इस्तेमाल क्या है। द एंड ऑपरेटर इज यूज टू कनेक्ट 2 और मोर प्रपोजिशन। एंड क्या करता है? 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ता है, ठीक है, जुमलों को जोड़ेगा। द कंपाउंड बूलियन प्रपोजिशन इज ट्रू इफ ऑल कनेक्टेड प्रपोजिशंस आर ट्रू। यानी कि सारी की सारी, जिसमें एंड लगा हुआ है तो सारी की सारी कब ट्रू होती है? अगर सारी इंडिविजुअली भी ट्रू होती हैं। नंबर 25 वाला, और ऑपरेटर का इस्तेमाल क्या है? और ऑपरेटर यूज टू कनेक्ट 2 और मोर। ये भी सारे कनेक्ट करने के लिए ही होता है, लेकिन इसमें फ़र्क, आंसर में फ़र्क आता है। द कंपाउंड बूलियन प्रपोजिशन इज ट्रू, यानी टोटल सारी की सारी ट्रू कब होगी? इफ़ एनी कनेक्टेड प्रपोजिशन, यानी 3-4 में कोई एक भी सही होगी तो हम कहेंगे सारी की सारी सही है। लेकिन ये जो एंड वाला है उसमें सारी अंदर वाली ठीक होंगी तो फिर पूरी की पूरी को हम ठीक कहेंगे। तो ये दोनों में फ़र्क जो है हमें याद रखना है। ट्रूथ टेबल, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि ट्रूथ टेबल क्या होता है। अ ट्रूथ टेबल इज यूज टू चेक वेदर अ प्रपोजिशन इज ट्रू और फॉल्स। एक टेबल हमने बनाया होता है ना, तो उस टेबल के हिसाब से फिर हम हर किसी स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है सही है या गलत है, वो टेबल से पता चल जाता है, तो उसे हम ट्रूथ टेबल कहते हैं। तो ये आपके सामने ही है, इसको आप याद कर लीजिए। और बस ये 2 चैप्टर आपके हो गए। चलें चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन बतानी है। अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस। देखें, जब भी नेटवर्किंग करनी है ना, 2 ही चीज़ें होती हैं। एक तो कंप्यूटर मेन चीज़ है, जाहिर है ये होने चाहिए, और साथ डिवाइसेस हैं, तारे हैं, वो क्या वो जो चीज़ें हैं, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, कुछ भी, वो सारी चीज़ें आपस में जोड़ते हैं तो एक बड़ा सा नेटवर्क बना लेते हैं, उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। यहाँ तक ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को जोड़ रहे हैं आपस में। और किस लिए जोड़ रहे हैं? इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए और रिसोर्सेज। क्योंकि एक बंदे के पास प्रिंटर है तो दूसरे के पास नहीं है, तो वो जोड़ लेगा, नेटवर्क बना लेगा, तो फ़ायदा हो जाएगा। लिस्ट एनी 5 यूजेस ऑफ कंप्यूटर। इस्तेमालात क्या हैं? 5 यूजेस क्या हैं कि जी आप इसमें सेंडिंग रिसीविंग ईमेल कर सकते हैं, प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स कर सकते हैं, वीडियोस वॉच कर सकते हैं एक दूसरे के कंप्यूटर से लेके, रीडिंग न्यूज़पेपर कर सकते हैं और स्टडिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। क्योंकि सारे इंटरनेट जो है ये भी नेटवर्किंग ही है ना, पूरी दुनिया के कंप्यूटरों की नेटवर्किंग है, तो उसी में आती है। व्हाट इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? क्वेश्चन नंबर 5 जो है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज़ाहिर है सही यही है ना कि 5-6 लोग मिल के तो वीडियो के ज़रिए एक दूसरे को देख भी सकते हैं, बातें कर सकते हैं, ठीक है, और सारा काम जो है वो हो सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ अ पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, एक मशहूर ज़रिया है कम्युनिकेशन का। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसेज यूजेस कंप्यूटर्स, वीडियो कैमरास, माइक्रोफोन्स, जो चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं, एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। फिर ये क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ रिमोट स्टोरेज सर्विसेज। ठीक है जी, तो उसमें कौन कौन सी स्टोरेज सर्विसेज हैं? वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं कि अपनी एक जो फाइल है वो सेव कर दी गूगल ड्राइव के ऊपर, और जिसको भी देनी है उसको उसका लिंक दे दिया, या इवन सर्च करके भी हमें वहाँ से मिल जाती है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये क्या है? रिमोट स्टोरेज डिवाइसेज है। स्टोर तो आप कर देते हैं, लेकिन ये रिमोट है, आपके पास अपने कंप्यूटर में नहीं हो रही सेव, वो इंटरनेट पे जाके सेव हो रही है। फिर 8वां है, वाई सर्वर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्लाइंट। क्योंकि सर्वर नहीं तो सबको चलाना होता है। क्लाइंट एक अगर ख़राब भी हो गया है एक कंप्यूटर, तो बाकी कंप्यूटर्स तो मौजूद हैं, लेकिन सर्वर ख़राब हो जाए तो फिर सारों का नेटवर्क डाउन हो जाता है। सर्वर प्रोवाइड्स सर्विसेज टू क्लाइंट, क्योंकि ये सर्विसेज देता है क्लाइंट को। इट परफॉर्म्स मोर एक्टिविटीज़ दैन क्लाइंट। ज़ाहिर है इसमें सारी एक्टिविटीज़ होती इसी के अंदर है, प्रोसेसिंग डेटा, कंट्रोलिंग एक्सेस, शेयरिंग सॉफ्टवेयर, सारा कुछ इसी के अंदर हो रहा होता है। फिर ये जो नंबर 10 वाला है कि क्लाइंट क्या चीज़ है,
तो क्लाइंट वो है जिसने सर्वर के साथ कनेक्ट करके बाकी कंप्यूटरों से कनेक्ट होना है। द क्लाइंट इज अ कंप्यूटर इन द नेटवर्क दैट इज कनेक्टेड विद द सर्वर, ज़ाहिर है सर्वर के साथ कनेक्टेड है टू असेस डिफरेंट रिसोर्सेज, डिफरेंट चीज़ों को असेस करने के लिए। ये 13 वाला अहम है, व्हाट इज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन रेफर्स टू द डायरेक्ट लिंक बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर, यानी सेंडर और रिसीवर में बस डायरेक्ट ताल्लुक है, एक सेंडर है एक रिसीवर है, बस और कुछ नहीं। तो ये इसका है। फिर व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या चीज़ है? अ नेटवर्क कैन बी अरेंज इन डिफरेंट वे, ज़ाहिर है मुख्तलिफ तरीकों से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं नेटवर्क की। द फिजिकल लेआउट आर अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेज इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। यानी कि फिजिकली वो किस तरह से हैं, उनकी शक्ल किस तरह के बनी हुई है, कौन सा कंप्यूटर कहाँ पड़ा हुआ है, तो उस तरह से जो फिजिकल उसकी लेआउट है, तरीकाकार है, वो हम उसको क्या कहते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी। 16 वाला इंपॉर्टेंट है, लिस्ट डिफरेंट टाइप्स। अब किस किस तरह से हम वो ज़ाहिर नेटवर्किंग कर सकते हैं, तो कहता है एक तो बस टोपोलॉजी है, एक रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी और मैश, 5 हमारे पास ये आ रही है। तो नंबर 17, व्हाट इज बस टोपोलॉजी। सो बस टोपोलॉजी इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क, सबसे आसान नेटवर्क है, सबसे इजी है। इट सपोर्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, लेकिन जाहिर है कि इसमें थोड़े कंप्यूटर ही इस टोपोलॉजी में आ सकते हैं। इन बस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर नेटवर्क्स नोड्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम। तो कहता है एक ही मीडियम होता है जिसके साथ सारे जो हैं कंप्यूटर्स जो हैं वो अटैच होते हैं। तो इस तरह से ये बस टोपोलॉजी की डेफिनेशन आपने दे देनी है। राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी, 3 फायदे। सिंपल है, इजी टू इस्तेमाल करना इसका आसान है। इट रिक्वायर्स स्मॉल, ज़ाहिर केबल्स जो तारें जिन्होंने जोड़नी है वो छोटी, क्योंकि ज़ाहिर थोड़े कंप्यूटर हैं तो छोटी छोटी तारों से ही काम हो जाएगा। और ज़ाहिर है कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, लेस एक्सपेंसिव है। फिर इसमें और देखते हैं इंपॉर्टेंट रिंग टोपोलॉजी की डेफिनेशन। In ring topology, each computer is connected to the next computer with the last one connected to the first one. ठीक है, कि एक जो है दूसरे के साथ, दूसरा जो है तीसरे के साथ, इस तरह से ये रिंग टोपोलॉजी, और एंड वाला जो आएगा वो फिर फर्स्ट वाले के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो एक रिंग की शक्ल बन जाएगी। तो इसको हम कहेंगे रिंग टोपोलॉजी। फिर मैश टोपोलॉजी क्या है? एवरी डिवाइस इन द नेटवर्क इज फिजिकली कनेक्टेड टू एवरी अदर। अब ये ज़ाहिर है इसीलिए इसको मैश का नाम दिया है कि ये कॉम्प्लिकेटेड सी है कि एक अगर 5 कंप्यूटर हैं तो पांचों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मसलन कंप्यूटर नंबर 1 जो है 2 के साथ, 3 के साथ, 4, 5 सारों के साथ कनेक्टेड है, 4 तारें जा रही हैं। फिर 2 वाला जो है बाकी सब के साथ, तो ये अच्छी खासी ये तारों का झुरमट बनेगा, इतना ज़्यादा ये हो जाएगा, इसलिए इसको मैश टोपोलॉजी कहते हैं। डाटा कम्युनिकेशन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। डाटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन सेंडर एंड द रिसीविंग डिवाइस। ठीक है, कि मैसेजेस का तबादला है सेंडर और रिसीवर के दरमियान थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम। उसमें एक मीडियम ज़ाहिर है कोई होगा तो होगा, और उसमें मैसेजेस जो हैं वो टेक्स्ट हो सकते हैं, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस, सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या चीज़ है? अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, कहता है ये कुछ हदायत होती है, कवानीन है, दैट गवर्न्स डाटा कम्युनिकेशन, जिसके ज़रिए डाटा कम्युनिकेशन होती है, मालूमात का तबादला होता है। इट इज़ अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन कम्युनिकेशन डिवाइसेज, यानी एक एग्रीमेंट होता है भाई इस तरह से करनी है, हमने ये चीज़ें कि सेंड और रिसीव करने हैं, हम इस तरह से करना है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोटोकॉल। फिर ये सवाल है पेलोड क्या चीज़ है? पेलोड इज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द मैसेज, यानी कि मैसेज जो हम भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं उसमें एक्चुअली है क्या, उसको हम पेलोड कहते हैं। ठीक है, ऑडियो है तो वो गाना है, वो गाना पेलोड होगा। कोई लिखा हुआ मटेरियल है तो वो लिखा हुआ मटेरियल उसका पेलोड होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से, तो ये आपके सामने सवाल बना हुआ है, इसको याद करें। 37 वाला इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज TCP/IP मॉडल। ये क्या चीज़ है? TCP/IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये क्या है जी? नेटवर्क मॉडल है ये, दैट इज़ यूज टू ट्रांसफर डाटा। जब भी ज़रा डाटा ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम एक से दूसरे, लेकिन ये इंटरनेट के ऊपर है। फिर ये 38 वाला लिस्ट 5 लेयर्स, उसकी जो TCP/IP की जो 5 लेयर्स हैं ना वो बताएं। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये 5 नाम हमें याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर ये वाला सवाल, लिस्ट 3 प्रोटोकॉल्स यूज इन एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के अंदर कौन कौन से 3 प्रोटोकॉल्स होते हैं? एक FTP है, HTTP है और SMTP है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर एक आध और इसमें सवाल है कि ये जो FTP है ये है क्या?
File Transfer Protocol. FTP, File Transfer Protocol, is a standard TCP/IP protocol that is used to transfer files from one. आगे भी बात वही करनी है कि जी फाइल्स ही ट्रांसफ़र करते हैं एक से दूसरे के लिए करनी है कि ज़ाहिर है किसका है, ये TCP/IP का एक उसका पार्ट है. What is the use of HTTP? अब HTTP भी बता दें. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है और ये भी ज़ाहिर है उसी तरह वर्ल्ड वाइड वेब में यूज़ होता है और उसमें जो वेब पेजेस हैं वो एक क्लाइंट से वेब सर्वर तक जो है ये भेजना, चेक करना, ये सारा उसमें आता है. और ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है. लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ IP एड्रेसिंग स्कीम. तो IP एड्रेसिंग स्कीम जो है ये 2 तरह की है, IPv4 और IPv6. ठीक है जी, ये हो गया. और इसके अलावा देख लेते हैं और रूटर क्या चीज़ है, रूटर किसे कहते हैं. सो रूटर इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स. यानी कि पहले से नेटवर्क्स हैं और उन नेटवर्क्स को जो है जोड़ने के लिए एक डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है जिसने उनको जोड़ना होता है. तो ये आपके सामने ये सवाल है रूटर का. चलें जी, चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं. डाटा एंड प्राइवेसी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें. क्वेश्चन नंबर 3 के जी, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या चीज़ है. कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप अदर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट. ठीक है, मैंने किसी की जो है वो ईमेल वगैरह चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मेरे ऊपर ये लाजिम है कि मैं उसकी जो चीज़ें हैं किसी और को शेयर ना करूँ. कंप्यूटर सही होने जाता है तो उसमें जो मटेरियल है वो कंप्यूटर सही करने वाला दूसरों को ना दे दे. तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है एक बंदे के ऊपर कि किसी दूसरे बंदे की जो इन्फॉर्मेशन है उसको लीक ना कर दे, किसी और को ना दे दे. कॉन्फिडेंशियलिटी. व्हाट इज डाटा प्राइवेसी. डाटा प्राइवेसी क्या है. डाटा प्राइवेसी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू कीप पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट. हर बंदे की, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन की ये अपनी उनकी हक है, उनका राइट है, हक है उनका कि वो अपनी चीज़ों को सेव रखे, किसी और को ना दे. ठीक है, तो डाटा प्राइवेसी है ये. और हर बड़े इदारे ने लगाया होता है डाटा प्राइवेसी, बैंकों ने लगाया है और बड़े इदारों ने लगाया होता है. अब पायरेसी क्या है. तो पायरेसी रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इलीगल कॉपीज ऑफ एनी वर्क. किसी बंदे का काम है तो हमने उसकी कॉपियां बना के और आगे से किसी और को दे रहे हैं या खुद भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये पायरेसी है. पायरेसी बेसिकली लफ्ज़ निकला है ये जो डाकू शाकू होते हैं, तो किसी की चीज़ चोरी कर लेना तो ये पायरेसी में ही आएगा. किताबें हैं, सॉफ्टवेयर है, गाने हैं, मूवीज़ है, तो हम ये पायरेटेड ही सारे यूज़ कर रहे होते हैं पाकिस्तानी. तो लेकिन जाहिर है कि ये इलीगल है, ये गलत काम है, नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल हमारा काम इसी से चलता है. ओके, नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल एट नो कॉस्ट. यानी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी इंटरनेट पे होते हैं जिसकी कोई प्राइस नहीं होती, लोगों ने ऐसे फ्री में बनाए होते हैं, तो इनको हम कहते हैं ओपन सोर्स. ओपन सोर्स कोई भी लेके उसको इस्तेमाल कर सकता है और कोई भी उसको और बेहतर बना सकता है, जिसको ज़ाहिर कोडिंग वगैरह आती है. द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल एट नो कॉस्ट. ठीक है, ये चीज़ है. फिर क्रैकिंग क्या चीज़ होती है. सम पीपल ट्राई टू गेट सॉफ्टवेयर की यूजिंग इलीगल मीन्स. अब क्या होता है कि लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं ना, तो वो जब बेचते हैं तो उसकी साथ की देते हैं कि भाई आप ये की लगाएंगे ना तो आपका ये सॉफ्टवेयर चल पड़ेगा. ठीक है, तो अब वो कीज़ आम बंदे के पास तो नहीं होगी, तो वो फिर इधर उधर से ढूंढना डिफरेंट तरीक़ों से, तो वो जो तरीके हैं सारे उसको हम कहते हैं क्रैकिंग, कि उस की का पता चलाना कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो किस की से चलेगा. ठीक हो गया. 13, सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या चीज़ है. Soft lifting is a process of borrowing a software application from a colleague and installing it on your device. किसी से उधार लेके आना, भाई तुमने खरीदा हुआ ये सॉफ्टवेयर तो ये तुम मुझे दो, मैं अभी इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो अपने कंप्यूटर में ला के से यूज़ कर लेना, तो इसको हम कहते हैं सॉफ्ट लिफ्टिंग. फिर ये सवाल है काउंटरफेटिंग क्या चीज़ है. काउंटरफेटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग द डुप्लीकेट कॉपीज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर. कि सॉफ्टवेयर की कॉपी की हुई हैं और वो हम आगे से बेच रहे हैं, तो ये क्या है, काउंटरफेटिंग. तो बेचते जाना, आगे से सेलिंग करते जाना, ये हो जाएगा. पेटेंट क्या होता है. अब पेटेंट इज़ अ राइट, ये एक हक है दैट इज़ ग्रांटेड टू द ओनर. किसी ओनर को दिया जाता है फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि जिस बंदे ने कोई चीज़ बनाई होती है ना, तो वो अपना पेटेंट जाके गवर्नमेंट के इदारे में अपना सेव कराता है कि भाई मैंने ये चीज़ बनाई है तो अगले 5 साल तक मैं ही इसका, मेरे पास हकूक़ हैं, मैं ही इसे बना सकता हूँ, कोई और नहीं बना सकता. तो इसको हम पेटेंट कहते हैं. ये लिखा हुआ भी है, इसको पढ़ के देख लीजिएगा. फिर उसके बाद 21 वाला है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉपीराइट. कॉपीराइट क्या चीज़ है. अब कॉपीराइट इज़ अ टाइप ऑफ लीगल प्रोटेक्शन. तो ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन होती है उस बंदे को, दैट प्रोटेक्ट्स सम आइडिया और प्रोडक्ट फ्रॉम बीइंग कॉपीड. कि कोई और बंदा एक बंदे की जो आइडियाज़ हैं, उसकी जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ ना कर ले, तो कि कॉपीराइट होता है.
इसीलिए कॉपीराइट स्ट्राइक फिर आती है, यूट्यूब वगैरह पे भी आ जाती है कि किसी और का मटेरियल आपने इस्तेमाल कर लिया। फिर ये 27 वाला है, व्हाट आर कुकीज़। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ जनरेटेड व्हेन द यूज़र ब्राउजेज द इंटरनेट। जब हम गूगल यूज़ कर रहे होते हैं या कोई और इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है ना वो स्टोर होती जाती है। हम कौन सी वेबसाइट पर ज़्यादा जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को सर्च करते हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है उस ब्राउज़र के अंदर स्टोर होती जाती है। तो उसको हम फिर कुकीज़ कहते हैं, क्योंकि वो इसलिए स्टोर होती है कि जब अगली दफ़ा आप इस कंप्यूटर को खोल लें और उस वेबसाइट पे जाना चाहें तो वो फ़ौरन खुल जाए वेबसाइट। तो वो उसका एक तरीकाकार है, ठीक है। अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज गैदर्ड, ये तो हम हो गया। दिस इन्फॉर्मेशन इज यूजुअली स्टोर्ड विद द वेब सर्वर नोन एज कुकीज़। तो वो स्टोर होती चली जाती है जो इन्फॉर्मेशन, उसको हम कुकीज़ कहते हैं। आगे चलें जी, एक एनक्रिप्शन क्या चीज़ है। एनक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग प्लेन डाटा इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट, यानी अपने इस चीज़ को स्टोर करने के लिए कि कोई और बंदा देख ना सके तो उसको हम एनक्रिप्ट कर देते हैं ऐसी चीज़ में कि जिसमें वो पढ़ा ही ना जा सके भाई क्या चीज़ है, ठीक है। और फिर ये जो डिक्रिप्शन उसी का उल्ट है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग साइफर टेक्स्ट बैक टू प्लेन टेक्स्ट इज गार्ड, यानी कि जिसको आपने कन्वर्ट किया हुआ था, साइफर टेक्स्ट उसे कहते हैं, जो किसी से पढ़ा नहीं जा रहा, और उसको वापस पढ़ने के काबल टेक्स्ट में ले आना, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिक्रिप्शन। ये डिक्रिप्शन उसमें आ जाएगा। फिर ये एक सवाल है, सीजर साइफर मेथड। सीजर वाला जो साइफर मेथड है ये क्या है। सो सीजर साइफर मेथड रिप्लेसेस ईच अल्फ़ाबेट इन द प्लेन टेक्स्ट विद अनदर अल्फ़ाबेट, यानी जो हमने लिखा हुआ है हर एक अल्फ़ाबेट ABC वो किसी और अल्फ़ाबेट की जगह पे वो चेंज हो जाता है उसकी जगह से। तो ज़ाहिर है फिर वो समझ ही नहीं आएगी कि क्या चीज़ है वो। और ये भी आ सकता है हुआ सीजर। सीजर है कौन था, तो सीजर वाज अ रोमन पॉलिटिशियन एंड अ मिलिट्री जनरल। तो ज़ाहिर है मिलिट्री जनरल, ही वाज बॉर्न इन जुलाई, ये उसकी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा थोड़ी सी। फिर ये सवाल है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ पासवर्ड। तो पासवर्ड हम क्यों लगाते हैं, तो ज़ाहिर है किसी और लोगों से अपने डाटा को महफूज रखने के लिए, ठीक है, कि कोई और बंदा हमारी इजाज़त के बगैर हमारा डाटा जो है, मालूमात जो चीज़ें हैं उनको कोई और देख ना सके, असेस ना कर सके। द पर्पज़ ऑफ पासवर्ड इज़ टू प्रोटेक्ट डाटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, स्टोर करने के, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इट प्रोटेक्ट्स डाटा फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, इसको गुम होने से भी बचाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और असल बात यह है, मिस यूज्ड आर डिलीटेड बाय एनी पर्सन, और कोई और बंदा उसको मिस यूज़ ना कर ले और उसको गलती से डिलीट भी ना कर दे, तो उसको दूसरे लोगों से बचाने के लिए हम पासवर्ड लगाते हैं। राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पासवर्ड। एक अच्छा पासवर्ड जो है उसकी क्या खसूसियात होनी चाहिए। इट डज़ नॉट कंटेन यूज़र नेम, रियल नेम, असल आपका नाम ना हो क्योंकि लोग पहचान जाएंगे। चिल्ड्रन नेम, बच्चों का नेम या कंपनी का नेम ना उसमें यूज़ करें। एंड इट इज़ डिफरेंट और वेरियस पासवर्ड, आपके जो पिछले पासवर्ड है उससे आपका ये पासवर्ड डिफरेंट होना चाहिए, तो डिफरेंट पासवर्ड जो है वो लगाएं। फिर ये जो कैप्शा है, कैप्शा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ज़रूर हमें तैयार करना चाहिए। कैप्शा इज़ अ सेट ऑफ रैंडम लेटर्स, कहता है एक सेट होता है, इसमें मुख्तलिफ तरह के लेटर्स होते हैं ABCD वगैरह, और उसमें नंबर्स भी होते हैं 1 2 3, दैट अपीयर्स एज अ डिस्टॉर्टेड इमेज, और एक ऐसी इमेज की शक्ल में वो नज़र आते हैं कि जो टूटी फूटी है, तो उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इंसान बैठा होगा तो उसको पहचान लेगा, कंप्यूटर उसे पहचानना चाहेगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो यही इसका मकसद होता है कि कंप्यूटर वगैरह जो है वो आगे से ना करे, इंसान उसको कर रहा हो। तो ये कैप्शा का ओवरऑल जो है वो मकसद होता है। साइबर क्राइम क्या चीज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। और साइबर क्राइम इज़ अ क्रिमिनल एक्टिविटी, ठीक है, एक जराइम पेशा एक एक्टिविटी है, कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर, लेकिन वो कंप्यूटर के ज़रिए जराइम किए जा रहे हैं और इंटरनेट के ज़रिए, ठीक है जी। तो इसमें भी ज़ाहिर है वो बाकी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। और फिर ये आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है, किसी की आइडेंटिटी चुरा लेना, अपने आप को शो करना कि मैं ये हूँ नेट के ऊपर। द आइडेंटिटी थेफ्ट इज़ अ क्रिमिनल एक्टिविटी इन विच द हैकर ट्रैप्स समवन, किसी को ट्रैप कर लेता है, टू गिव द अकाउंट डिटेल एंड पासवर्ड, कि वो अपने डिटेल्स जो है वो दे देता है अकाउंट की, और उसकी अकाउंट की डिटेल आपके पास आ जाती हैं और आप उसको यूज़ कर लेते हो, हैकर यूज़ कर लेता है उसको, ठीक है। तो वो ज़ाहिर आइडेंटिटी चुरा लेना, किसी की शनाख्त को अपने पास ले आना, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट है। फिर हैकर क्या है और हैकिंग क्या होती है। एन एक्ट ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यानी कि किसी के डाटा की जो है वहाँ तक पहुँच जाना, आप बग़ैर किसी से पूछे, उसकी इजाज़त के बगैर ही किसी के डाटा को असेस कर लेना, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के ज़रिए, तो वो हैकिंग है, ठीक है। तो ये हैकिंग। द पर्सन हु गेन्स, और वो बंदा जो इस अनऑथोराइज्ड एक्सेस को करता है उसको फिर हम हैकर कहते हैं,
ठीक है, ये आपके सामने लिखा, वैसे आप याद करिएगा। उसके बाद ये स्पाईवेयर जो है, स्पाईवेयर क्या चीज़ है? स्पाईवेयर इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड इन हैकिंग। यानी कि अब हैकिंग करनी है ना, किसी की आइडेंटिटी चुरानी है, चीज़ें चुरानी है किसी की, तो वो किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए होगा। एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है जो उसके अगले के कंप्यूटर में भेज देते हैं, और वो अगला बंदा उस सॉफ्टवेयर को खोलता है, तो फिर वो जो है वो स्पाईवेयर वहाँ पे चल पड़ता है और वो कनेक्ट हो जाता है पिछले बंदे के पास जिसने भेजा है। तो इस तरह से वो कनेक्शन के ज़रिए वो ले लेता है चीज़ें। इट कनेक्ट द हैकर टू द कंप्यूटर टू असेस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विदाउट यूज़र नॉलेज। ठीक हो गया, ये है। फिर फिशिंग अटैक क्या है? अ फिशिंग अटैक इज़ अ क्रिमिनल, अगेन ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, इन विच द क्रिमिनल यूजेस फेक ईमेल्स, गलत ईमेल्स के ज़रिए से वो क्या करते हैं, और वेबसाइट्स के ज़रिए टू गेट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो डिफरेंट तरह की ईमेल भेज के, डिफरेंट तरह की वेबसाइटों के ज़रिए अगले को इंड्यूस किया जाता है कि आप अपने यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह हमें दें, और वो जब आ जाते हैं तो उसको गलत इस्तेमाल में ले लिया जाता है। तो इसको हम फिशिंग अटैक जो है ये कहते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 हो गया। चैप्टर नंबर 5 है डिज़ाइनिंग वेबसाइट। अब इसमें थोड़े ही सवाल हैं, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, 8-10 सवाल हैं, ज़रूर हमें करने चाहिए। पहला सवाल है व्हाट इज़ HTML? HTML क्या चीज़ है? तो कहता है HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इट इज़ फॉर्मेटिंग लैंग्वेज यूज टू डेवलप वेब पेजेस। ज़ाहिर है इसमें से वेबसाइट्स बनाई जाती हैं इसके ज़रिए से, ठीक है। और ये हो गया। डिफाइन द टर्म हाइपर टेक्स्ट, ये क्या चीज़ है जी? द टर्म हाइपर टेक्स्ट इज़ यूज टू रेफर टू द स्पेशल टेक्स्ट इन अ वेब पेज कॉल्ड हाइपर लिंक्स। तो हाइपर लिंक्स इसके ज़रिए बनाए जाते हैं। द हाइपर लिंक्स कैन बी क्लिक्ड टू मूव फ्राम वेब पेजेस टू अनदर। ज़ाहिर है ये एक ऐसा लिंक बन जाता है जिसको आप क्लिक करते हैं तो एक वेब पेज से आप दूसरे पे चले जाते हैं। मार्कअप लैंग्वेज क्या है? HTML जो है ये मार्कअप लैंग्वेज ही है। इट स्टैंड फॉर हाइपर, ज़ाहिर है फिर वही लिखना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और इससे वेब पेज बनाए जाते हैं। HTML टैग क्या होता है? HTML टैग्स आर द कीवर्ड्स दैट डिनोट डिफरेंट एलिमेंट्स इन द HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो है मुख्तलिफ कीवर्ड्स जो लगाने होते हैं वो टैग्स के जरिए लगाए जाते हैं। तो ये उसकी बात की जा रही है। व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द HTML? HTML के एट्रीब्यूट्स क्या चीज़ होती हैं? ठीक है, तो ये क्या है? इज़ यूज टू स्पेसिफाई द वर्किंग ऑफ HTML टैग, के HTML का जो टैग है उसने किस तरह से काम करना है, ये एट्रीब्यूट्स बताता है उसको। दे प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टैग। टैग तो लगा दिया लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये इन्होंने एट्रीब्यूट्स ने बतानी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द टाइप ऑफ HTML टैग्स। कौन कौन से टैग्स हो सकते हैं? कहता है एक पेयर्ड टैग्स है, एक सिंगुलर टैग्स हैं, ये वाले हो सकते हैं। बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, ये कौन से हैं? तो ये फॉन्ट वाला, ये बी बोल्ड वाला, ठीक है, ये स्लैश है, ये अटैलिक वाला, और ये अंडरलाइन वाला। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जिसे आप अपना जो फॉन्ट है उसको आगे पीछे कर सकते हैं। आप जो लिख रहे हैं उसको अटैलिक फॉर्म में, अंडरलाइन फॉर्म में ले के जा सकते हैं। नेम द टैग यूज टू ऐड इमेज। अगर इमेज आपने ऐड करनी है तो उसके लिए कौन सा टैग है? तो IMG लिख के और ये साथ ये निशानियां जो है लगाते हैं। और ये 3 सवाल और हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, इसको आपके सामने ही इनको पढ़ लीजिएगा। तो ये क्योंकि ये 11 सवाल हैं इस चैप्टर के अंदर से, तो इनको ज़रूर तैयार करें क्योंकि ज़ाहिर है पूरा चैप्टर है आपका, शॉर्ट क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, तो ये तैयार कर लें। ठीक है जी बच्चों, फिर पूरा हमने कवर करने की कोशिश की। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।